लगने लगेगी। तो क्योंकि आजकल हम चॉकलेट भी खाते हैं तो जी। कई बार देखते हैं कि इसमें डेट एक्सपायरी हो गया होता है, ये सारी चीजें सर मायने चल रखती रहे हैं। हैं और हमने इससे पहले इसके पिछले तो हम लेक्चर्स छोटे जो है बच्चों को हाँ शायद क्यों नहीं चाटन दे के लिए सकते हैं नहीं हम, दे लेकिन सकते। बच्चों में कोई थोड़ा सा मिल जाएगी क्या सर? हाँ सब मिलेगी, क्यों नहीं, चिकित्सक श्रेष्ठ होता है तो इसीलिए उसमें रस औषधियों का हम अपने सत्र की शुरुआत करते हैं। और दियो विश्वम ददातु उत्पादस्तम संवारयत्यंसाम सृष्टाम दिव्य महोषधिस्य विधान भूरिकवत्तम आम्यान बिभ्राणो जलिनाम चकास्ति भूयं पीयूषं पूर्णमठम् तम धन्वन्तरि रूपमेश मंगलम मंदामहि श्रेयसे। चरक संहिता का पठन और विवेचन कि हम लोग नित्य रविवार को 8:30 या 9:30 बजे करते हैं। अभी अभ्यामल के रसायन पाठ पे चल रहे हैं और हमने इससे पहले इसके पिछले लेक्चर्स जो हैं वो आप आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। हमने क्या क्या इस समय किया वो हम थोड़ा सा एक बार आपको रिवाइज कर देते हैं। हमने सबसे पहले चैप्टर का जो फर्स्ट जो अभ्यामलकीय रसायन पाद है उसमें सबसे पहले हमने भेषज प्रकरण से स्टार्ट किया। फिर हमने क्या है भेषज अभेषज इन सब के बारे में जाना। फिर हमने रसायन और बाजीकरण के बारे में जाना, रसायन के गुण जाने, बाजीकरण की परिभाषा जानी और साथ साथ में हमने रसायन के प्रयोग करने के तरीके इन सब पर चर्चा की हमने। इसके बाद हमने हरितकी जो पहला क्योंकि अभय अम्लकीय रसायन पाद है तो सबसे पहले हरितकी के गुणों को जाना। फिर हमने निश्चित रूप से आम्लकी के गुणों को भी इसमें बताया गया है, आम्ल के गुण और कर्म को जाना। इसके बाद हमने प्रथम ब्रह्म रसायन के बारे में चर्चा की। फिर हमने द्वितीय ब्रह्म रसायन की पिछले पिछले हमने जो सत्र था उसमें हमने चर्चा की। तो हमने ये ब्रह्म रसायन कैसे बनाते हैं इसके बारे में हमने बात की थी। अब हमारा जो सूत्र है नंबर 59, 60 और 61 हम पढ़ेंगे इसको। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग अपने समक्ष चरक संहिता जो है चिकित्सा स्थान रसायन अध्याय अभया अम्लकीय रसायन पाद सूत्र नंबर 59, 60 और 61 आज हम इसको पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ फिर हम चर्चा करेंगे इस पे। तो इदम रसायनम ब्राह्मम महर्षि गण सेवितम भवत्य रोगो दीर्घायु प्रयुञ्जानो महाबलः कांतः प्रजानां सिद्धार्थ चंद्रादित्य समुद्यति श्रुतम धारयते स्वत्वाम आर्षम च अस्य प्रवर्तते धरणी हर सारश्च वायुना समक्रम स भवत्य विषम चास्य गात्रे संपदते विषम। ऐसा है, आप सभी ये सूत्र आपके सामने होगा। ये जो दूसरा हमने ब्रह्म रसायन पढ़ा था इसके गुण बताए हैं यहाँ पे। कहते हैं इदम रसायनम ब्रह्म, ये जो रसायन है ये लेने के लिए स्पेसिफिक यानी कि ये इतना इसका क्वालिटी को इन्होंने डिफाइन किया कि इतना जबरदस्त है कि ये महर्षियों द्वारा सेवन किया गया है। जो हमारे आचार्य हैं, महर्षि हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, उनके द्वारा ये सेवन किया गया। आगे कहते हैं भवत्य रोगो दीर्घायु प्रयुञ्जानो महाबल, इसके सेवन से व्यक्ति दीर्घ आयु रोग रहित दीर्घायु, ऐसी आयु दीर्घ भवत्य रोगो दीर्घायु, ऐसा नहीं है कि दीर्घायु प्राप्त है पर रोगी है, वो नहीं। आगे कहते हैं और प्रयुञ्जानो महाबल, व्यक्ति जो है वो महाबलवान होता है यानी कि उसकी इम्यूनिटी हम कह सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बलवान का कोई मल्ल युद्ध लड़ने वाला तो है नहीं, यानी कि वो रोगों से उसमें लड़ने की क्षमता उसकी अत्यधिक होती है। आगे कहते हैं कांत है प्रजानाम सिद्धार्थ चंद्र आदित्य समुद्र हैं, इसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति गुड मॉर्निंग जनता में अपनी जो उसकी जो कांत है प्रजा नाम, जब प्रजा के बीच में जाता है वो तो वो कैसा होता है, तो कहते हैं सिद्धार्थ चंद्रादित्य समुद्यति, कहते हैं कि वो अपनी प्रतिभा से अपनी प्रतिभा और अपने गुणों के कारण जो है अपने अपने लोहा जो है मनवाने वाला होता है, यानी अपने मनोरथ सिद्धि करने वाला होता है। यानी कहने का अर्थ ये कि आज के जो नेतागण हैं वो भी इस रसायन का सेवन कर सकते हैं क्योंकि प्रजा के बीच में उन्हें जाना पड़ता है। ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए भी है, चिकित्सक हैं उनके लिए भी है, और जो रोगी हैं उनको तो तरीके से इस रसायन के सेवन की बात की गई है। लेकिन ये स्वस्थ व्यक्ति जो खासकर जिनका प्रजा के बीच में प्रजा के समक्ष में पब्लिक जिनका डीलिंग होती है, जिसमें हमारे बैंकर्स भी आते हैं, हमारे टीचर्स भी आते हैं, हमारे डॉक्टर्स भी आते हैं, हमारे जो है आचार्यगण भी आते हैं और पॉलिटिकल लीडर्स भी आते हैं, वो सब इसको लेना चाहिए क्योंकि ये चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी होता है। यहाँ आगे कहा सिद्धार्थ चंद्रादित्य समुद्यति,
श्रुतम धारयते सत्वम आसश्चा अस्य प्रवर्तते। कहते हैं कि यानी वो जो भी, अब बच्चों के लिए तो हम इस रसायन के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं कि ओल्ड एज में जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती है, व्यक्ति सुन नहीं पाता है या सुनता है तो भूल जाता है, धारण नहीं कर पाता है, जिसको अल्जाइमर्स कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में साफ साफ देखिए, अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो ये सब क्लिनिकल कंडीशंस यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स के लिए भी हम इसको दे सकते हैं। यानी जो भी वो श्रवण करेगा, कहते हैं श्रुतम धारयते, उसको धारण कर लेगा, यानी जो सुनेगा उसको धारण कर लेगा। सत्वम आसचस्य प्रवर्तते, और इसका मन जो है वो ऋषियों के समान शुद्ध हो जाता है, यानी कि वो रजतम से रहित सत्व गुण युक्त हो जाता है। अगर आप चाहें तो इस पे चर्चा कर सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स के लिए भी हम इसको दे सकते हैं। इसका जो है प्रॉब्लम पब्लिक जो भी डीलिंग जो लोग करते हैं, जो स्ट्रेस में रहते हैं, वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सूत्र बताता है। तो 59, 60 और 61 हमने सूत्र पढ़ा, ये चूंकि पहला हमने इससे पहले कर लिया है, उसके कंटिन्यूएशन में उसके गुण यहाँ पर बताए हैं। पर इस पर अब आगे जो सूत्र है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज उसको हम ब्रह्म रसायन, आदित्य जी ब्रह्म रसायन दोनों की चर्चा हो चुकी है पिछले, आप रिकॉर्डिंग्स में देखिएगा। अब हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों का जो है बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होगा। अब हम आगे आते हैं, जो अगला जो रसायन है, यानी 61 के बाद जो 62 ऑनवर्ड, 62, 63, 64 अप टू 69, ये सूत्र जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। बहुत हमारे पिछले सेशंस में हमने ब्रह्म रसायन की चर्चा की थी, आज हम इस रसायन की चर्चा करेंगे, जिस रसायन पर सभी कहीं ना कहीं हम सभी इस रसायन के बारे में जानते हैं। मैं पढ़ना चाहूँ तो मैं पढ़ सकता हूँ, आप में से कोई पढ़ना चाहे तो आप में से कोई पढ़ सकते हैं। कोई चरक संहिता चिकित्सा स्थान अगर है तो विनीता जी, नवजोत मैडम, कोई भी पढ़ सकते हैं, आप कर लेगा, तो मैं पढ़ देता हूँ। एक एक श्लोक सब लोग पढ़े, अच्छा लगेगा जोशी जी। चलिए मैं पढ़ता हूँ, आगे आगे सब पढ़े तो अच्छा लगेगा। तो ये चूंकि च्यवनप्राश के इंग्रेडिएंट्स, तो आपको च्यवनप्राश के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहली लाइन में पढ़ता हूँ, बिल्वो अग्निमंथ स्योनाकः काश्मर्य पाटली बला। पढ़िए। बिल्बो अग्निमतः शोनाकः काश्मर्य पाटली बला। आगे कहते हैं, अगला है पर्ण्यश्चतस्रः पिप्पलयः संद्रष्टा बृहति द्वयः। पर्ण्यश्चतस्रः पिप्पल्यः स्वदष्टा बृहति द्वयम्। अब हम इस सूत्र को पहले इसकी हम विवेचना करते हैं, फिर अगले सूत्र पे आते हैं। तो बिल्वो अग्निमंथ, आप सब जानते हैं बिल्व, बेल के लिए आया, अग्निमंथ, अग्निमंथ जानते होंगे आप, अग्निमंथ गनियारा भी बोलते हैं इसको। ये हमारे बिल्व, अग्निमंथ, स्योनाक, पाटला, गंभारी, ये किस में आता है? ये पंचमूल में आता है। और ये कौन से पंचमूल में आता है? आप सब जानते हैं, ये दो प्रकार के पंचमूल हैं, बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल। तो ये बृहद पंचमूल में आता है। तो ये बृहद पंचमूल में बिल्बो अग्निमंथ शोनाक, शोनाक आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, नवीन जोशी, मैंने पहाड़ों में शोनाक की पूरी पेड़ की मैंने जो है वीडियो बना रखी है, मैं शेयर कर दूंगा आपको। ये इसकी छाल, तो बिल्व की छाल, आपने शोनाक की छाल, अग्निमंथ की छाल, और आगे कहते हैं बिल्व अग्निमंथ स्योनाका कास्मरेह पाटली बला। तो यहाँ पर गंभारी की छाल, पाटला की छाल और बला का मूल, ये जो है लेने हैं। आगे कहते हैं पर्णे चतस्रः पिप्पलयः स्वंद्रष्टा बृहति द्वयम्। इसके अलावा कहते हैं कि आपने क्या क्या लेना है, तो यहाँ पर बताया है कि सरिमन है, पिठिमन है, स्वंद्रष्टा गोखरू हो गया, बृहति द्वयम् बड़ी कटेली और छोटी कटेली, और साथ साथ पिप्पली। इन सब की जो है, इन सब की हमने क्या लेनी है, तो जड़ लेनी है यहाँ पर। अब ये स्वंद्रष्ट, अब इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मैडम वंदना मैडम, आप बताइए, जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया होगा वो इस पर पहली लाइन पर अभी हम चर्चा करते हैं। बिल्वः अग्निमंथः शोनाकः कास्मरेह पाटली बला पर्णश्चतस्रः पिप्पलयः स्वंद्रष्टा बृहति द्वयम्। तो बिल्व हो गया जी। कुछ बताना है किसी को? पहली लाइन सर स्वदष्टा शायद गोखरू तो नहीं है? गोखरू है, स्वंद्रष्टा गोखरू है जी। जी जी। और बृहति द्वय जो है बड़ी कटेली और छोटी कटेली। अगली लाइन पे आते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बिल्वो अग्निमंथ स्योनाका कास्मरी पाटली बला
पर्णश्चतस्रः पिप्पलयः संद्रष्टा बृहति द्वयम्। तो ये बेल की छाल हो गई, शौनाक, अग्निमंद, पाटला, गंभारी, बरियार, बलाकामूल, सरीवन, पिठिवन। आगे बढ़ते हैं, वनमुख, वनउड़द, पिप्पर, गोखरू और बृहति द्वय। बृहति द्वय आपने देखा होगा, बृहति बड़ी कटेली और छोटी कटेली के बीच अलग से आते हैं और आगे इसमें कांटे होते हैं, बहुत लगे रहते हैं, आपने देखा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र मैं पढ़ता हूँ, फिर आप लोग पढ़िए तो अच्छा रहेगा। श्रृंगी तामलकी द्राक्षा जीवंती पुष्करा अगुरु जी। श्रृंगी तांबला द्राक्षा जीवंती पुष्करा गुरु। तो आगे कहते हैं जी श्रृंगी। श्रृंगी आप सब जानते हैं, काकड़ा श्रृंगी है। और तामलकी जो है वो भूमि आंवला के लिए आया। ये जो जी कुछ बोलना चाहते हैं जी। तो यहाँ पे हम संस्कृत के जो द्रव्य बताए हैं उनका हम चाहेंगे कि उसको हम समझने का भी प्रयास करेंगे। तो श्रृंगी यहाँ पे आप सब जानते हैं काकड़ा श्रृंगी है। तामलकी जो आया है वो भूमि आंवला के लिए आया है। भूमि आंवला आप सब जानते हैं, उसका बोटेनिकल नेम जिसका मुझे याद आएगा मैं बता दूंगा, इसको फाइलेंथस नेरूरा कहते हैं। आप ये सब इसको हम लोग लिवर डिसऑर्डर्स में काफी प्रयोग करते हैं, आप सब जानते होंगे भूमि आंवला। उसके बाद है द्राक्षा। द्राक्षा का अर्थ यहाँ पे मुनक्का के लिए लिया गया है। जीवंती, तो जीवंती आप जानते हैं, ये जीवनीय गुण की औषधि है जीवंती। इसी प्रकार से पुष्कर, पुष्कर का अर्थ हम पुष्कर मूल लेते हैं, और अगुरु यानी कि अगर यहाँ पे बताया है। आगे अगली लाइन पढ़ते हैं, अभया चा अमृता रिद्धि जीव कर सबकौ सठी। पढ़िए, अभयो च अमृता जीवका ऋषिवकौ शठी। तो यहाँ पे आप सब जानते हैं अभय जो है, आपको मालूम है अभय किसके लिए आया है, आप जानते हैं हरण के लिए आया है। अमृता किसके लिए आया, आप जानते हैं कि ये रुचि के लिए आया है। रिद्धि आप जानते हैं, रिद्धि जो रिद्धि है, सिद्धि है, ये हमारी सब जीवनीय गण की औषधियां हैं। जीवक अभी हमने यहाँ पे जीवंती और जीवक दो अलग लगाए, तो जीवंती अलग है, जीवक अलग है, ध्यान दीजिएगा। तो जीवंती अलग है और जीवक अलग है। इसके बाद है जीवक कर्षभको, तो यहाँ ऋषिभक है, जीवक के साथ में ऋषिभक है। ये सब आजकल बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इन सब का हम लोग आप जाएंगे तो सब सब्स्टिट्यूट मिलता है, क्योंकि ये मेन जो जीवनीय गण की द्रव्य है ये मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऋषिभक और शटी, शटी आप सब जानते हैं, शटी जो है वो इसके लिए आता है, कचूर के लिए आता है। ये मैंने देखा है यहाँ पे कालसी के आसपास में ये खूब लगा होता है। उसके बाद अगली लाइन हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ फिर आप पढ़ें। मुस्तम पुनर्नवा मेधा शैला चंदन उत्पलम। पढ़िए, मुस्तम पुनर्नवा मेधा शैलाम चंदन उत्पलम। जी, तो मुस्ता का अर्थ यहाँ पे आप सब जानते हैं नागर मोथा के लिए आया है। उसके बाद पुनर्नवा हम सब जानते हैं कि बोराबिया स्पीसीज जो है पुनर्नवा है। इसके बाद अगला है मेधा। तो मेधा जो है ये जहां जहां पर आप देखेंगे, क्योंकि मैं द्रव्यों का बहुत जानकार नहीं हूं पर थोड़ा बहुत मैंने काम किया है, तो ये मेधा महामेधा जीवक ऋषिवक काकोली क्षीर काकोली मेधा महामेधा, तो उसी में जीवनीय गण में आता है ये मेधा। आगे कहते हैं शैला यहाँ पे बताया है। अगर आपके पास किसी के पास इसका डिस्क्रिप्शन हो तो आप पढ़ सकते हैं, इन प्लांट्स के बारे में थोड़ा बहुत आप चर्चा कर सकते हैं, अगर जो कई लोगों के द्रव्यगुण में बहुत रुचि होती है और वो इस पे थोड़ी बहुत। तो सैला, तो एला है, एला के लिए आया, बड़ी इलायची के लिए आया। चंदन उत्पलम, तो चंदन के लिए आ गया, और उत्पल जो है वो निश्चित रूप से कमल के लिए आया है। तो ये हमने, अब अगली लाइन पढ़ते हैं, पढ़िएगा सब। विदारी वृष मूलानी काकोली काकनासिका। पढ़िए, क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा और हम प्लांट द्रव्यों के बारे में थोड़ा अपना लगा सकते हैं कि भाई ये क्या हो सकते हैं। तो विदारी आप सब जानते हैं कि विदारी कर्म के लिए आया है निश्चित रूप से। इसी प्रकार से अगली लाइन में कहते हैं विदारी वृष मूलानी, तो वृष मूलानी या वृष मूलानी यानी यहाँ अड़ूसा की पत्ती के लिए आया है। और का वृष मूलानी, अब ये वृष जो है विदारी कंद हो गया, वृष मूलानी काकोली काकनासिका। काकोली तो
काकोली हो गया, और काक नासिका, ये कौवे की जो नासिका की तरह के द्रव्य होते हैं, कौवा ठोटे यहाँ लिखा हुआ है, इसको देखने की जरूरत है ये क्या है। तो विदारी कंद, वासा की पत्ती, काकोली और काक नासिका, ये सब लेना है। तो कितने द्रव्य हमने लेने हैं, फिर से मैं रिपीट करता हूँ शुरुआत से। बिल्वो अग्निमंथ स्योनाक कास्मर्य पाटली बला, यानी कि बेल की छाल, श्योनाक की छाल, अग्निमंथ की छाल, गंभारी की छाल और पाटला की छाल, के बाद बला की छाल। बला का मूल लेना। पर्णेश तस्र पिप्पलया स्वदृष्टा बृहति द्वयम, यानी कि आगे हमने इसमें बताया कि आप पर्णेश्य तस्र पिप्पलया स्वदृष्टा बृहति द्वयम, यानी हमने सरिवन है, पिठिवन है, वन मूंग है, वन उड़द है, पिप्पल है, गोकरू है और बृहति द्वय है, ये लेना। श्रृंगी ताम्लगी द्राक्षा जीवंती पुष्परागुरु, श्रृंगी आप भी हमने बात करी, काकड़ा श्रृंगी, ताम्लकी भूमि आंवला, द्राक्षा मुनक्का, जीवंती पुष्कर मूल और अगुरु काला अगर। इसके वाला अभया चामृता रिद्धि जीवक कर सबकोषटी, यानी अभया यानी कि हमें हरण, गुरुचि, रिद्धि, जीवक, ऋषिवक, कचूर, ये इतने हमने कचूर। इसके अलावा आगे कहते हैं शटी, इतनी चीजें हमने लेनी है। आगे मुस्तम पुनर्नवा मेदा शैला चंदन मुक्पलम, तो नागरमो था, और उसके बाद जो है वो गदह पूर्णा, फिर मेदा, फिर बड़ी इलायची, फिर आगे कहते हैं कि चंदन उत्पलम, तो यहाँ पर चंदन और फिर उत्पलम, उत्पल का अर्थ है कमल। उसके बाद बिदारी वृक्ष भूलानी काकोली काकनासिका, बिदारी कंद, अड़ूसा, काकोली और काकनासिका। आगे कहते हैं कि इसको लेना कैसे है, तो आगे कहते हैं, यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। एशाम फलोन्मितान, पढ़ेंगे हम इसको, मैं पहले पढ़ता हूँ फिर आप पढ़िएगा। एशाम फलोन्मितान भागाक्षातान्य आम्लकस्य च, पढ़िए। येषां फलोन्मितान् भागाक्षातान्य अमलकस्य च। तो यहाँ पे कहना कि ये सब द्रव्य जो हैं, जो भी द्रव्य हैं, ये सब आपने एक एक पल लेने हैं। यानी एक पल कितना होता है मैडम? एक पल 4 तोला। 4 तोला। तो ये जितने भी द्रव्य हैं ये सब 4-4 तोला, और एक तोला कितना ग्राम होता है? 1 तोला 10 से 12 ग्राम। 10 से 12। तो आप मान के चलिए ऑन एन एवरेज हमने 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम ये सब लेने हैं। और कहते हैं क्यों क्यों क्या है? भागा क्षातान्य, आगे कहते हैं एशाम फलोन्मितान भागा क्षातान्य अम्लकस्य च, कहते हैं कि भाई ये जो हमने लेना है ये सब द्रव्य क्वाथ के द्रव्य हैं, और इन सब को जो है वो एक एक पल की मात्रा में लेना है। तो हमने फिर क्वाथ बनाना है। कहते हैं क्या? आगे कहते हैं कि क्वाथ कैसे बनाना है, तो इसमें लिखा है ये क्वाथ द्रव्य हैं, इन्हें आप क्वाथ बनाएं। और आगे लिखते हैं कि भागा क्षतान आम्लकस्य च, और इसमें कहते हैं कि आपने जो आंवला है, आंवला के बारे में कहते हैं आंवला कितना लें, तो पंच दद्यात देकर जल द्रोणे विपाचये, कहते हैं कि ये तो क्वाथ द्रव्य हमने ले लिए, इनको हमने क्वाथ बनाना है। तो क्वाथ कैसे बनाना है, क्वाथ बनाने की पूरी प्रक्रिया हमें मालूम है। आगे कहते हैं कि हमने जो है ये आंवला, कहते हैं आंवला कैसा, तो पढ़ लीजिए इसको थोड़ा सा। पंचम दद्यात देकर जल द्रोणे विपाचये, पढ़िए इसको। जल द्रोणे विपाचये, इसका अर्थ ये है कि हमने जो है वो 500 ताजे आंवले मध्यम साइज के लेने हैं, और इन्हें एक द्रोण जल में डालकर इनका भी क्वाथ बना। तो एक तो आंवले का हमने अलग से जो है वो मतलब मझोले जो कद के जो आंवले हैं उनको ले लेना है। इसमें ये क्वाथ बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनको जल द्रोणे विपाचये, यानी एक द्रोण जल में आप इनको लेकर के आप क्वाथ में छोड़ दें, और यानी बॉयल करना है, इन्हें सुन्न करना है। इन्हें क्या करना है हमने, तो सुन्न करना है। यानी हमने को आपने देखा होगा जब हम च्यवनप्राश बनाते हैं तो हम आंवले को, अभी से पहले जब हम ब्रह्म रसायन की बात कर रहे थे तो वहां पर भी आंवले को सुन्न करने की बात थी, ताकि उसका जो बीज है अलग हो जाए और उसके रेशे वाले जो पल्प वाला पार्ट है वो अलग हो जाए। आप सबने च्यवनप्राश बनाते हुए देखा होगा, हम लोगों ने यूजी में जब बनाते थे तो वो घिसते थे उसको, हम घिस घिस के जो उसके फाइबर और पल्प वाले पार्ट है उसको अलग निकाल लेते थे, और बीज वाला जो पार्ट है वो अलग निकाल लेते थे। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो आप इसमें शेयर कर सकते हैं कि ऐसा ही करते हैं ना हम लोग। च्यवनप्राश बनाया है मैडम, वंदना मैडम, या किसी और ने बनाया है तो आप बता सकते हैं। हम लोगों ने तो बनाया, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हम च्यवनप्राश बनाते थे,
तो इसी प्रकार से जो मध्यम साइज के जो आंवले होते थे, फ्रेश आंवले, उसको हम लोग क्या करते थे, शून्य कर लेते थे, हल्का बॉयल कर लेते थे, ताकि उसका जो बाहर का जो फाइबर है और उसका जो पल्प है वो बाहर निकल जाए और जो बीज उसकी अलग निकल जाए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, इस यहाँ तक तो एकदम क्लियर है ना जी। जल द्रोणे विपाचये, एक द्रोण जल में आप उसको लेके उसके पाक कर लें, यानी उसको शून्य कर लें, पका लें, कहने का अर्थ है। ताकि क्या उसका कारण है, उसका कारण यही है ताकि उसकी जो फाइबर वाला पार्ट, पल्प वाला पार्ट अलग हो जाए। आगे कहते हैं, अगली लाइन पढ़ता हूं मैं, फिर आप पढ़िए। ज्ञात्वा गत रसान्य तान्य औषध अन्यथा तम रसम, पढ़िए इसको जी। ज्ञात्वा गत अन्य तान्यो तम रसम। औषध धान्य तम रसम। रसम, यहाँ पे कहते हैं कि जो ये आंवला जोशी जब सर, आपको बॉयल, इसको ये जो बड़ा वाला है इसको थोड़ा संधि विच्छेद करके पढ़ दीजिए। ये वाला जो पहली लाइन वाला जी। ज्ञात्वा गत ज्ञात्वा गत अन्यथा। रसान्यम औषध अन्यथम तम रसम, कह रहे हैं कि जो हमने, जब ये हमारी समझ में आ जाए कि जो इसके जो औषध के गुण हैं, यानी जो इसके गुणधर्म हैं, वो जब इस संपूर्ण रस जो है इसमें आ गया है, तब कहते हैं कि मतलब जो हमने एक प्रकार से जो हमने आंवला या पहले तो क्वाथ बनाया, क्वाथ के लिए भी है, जो क्वाथ द्रव्य लिए उसके लिए भी है। तो क्वाथ द्रव्य जो हमने बनाया, तो जब क्वाथ द्रव्य बनाया तो हमको ये एक प्रकार से इसका एहसास होना चाहिए कि चूंकि द्रव्य जो है जो हमने लिए हैं, उन द्रव्यों के सारे गुण हमारे क्वाथ में आ गए हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर आप जो है उसके वो वाले पार्ट, क्या वाले पार्ट, जो हमारा बचा हुआ है, उस पार्ट को आप अलग करें। कहने का अर्थ ये है, यानी कि जब द्रव्य का रस पूरी प्रकार से क्वाथ में आ जाए, तब आप छान करके द्रव्य को हटाएं। वो जो अभी आपने जो द्रव्य लिए थे ना, बृहद पंचमूल के, आपने लघु पंचमूल के, आपने जीवक जीवनी गण के, जिनका आपने क्वाथ बनाया था, उनके लिए है ये लाइन। ठीक है मैडम जी। ज्ञात्वा गत रसान्यतन्यम औषध अन्यथम तम रसम, यानी कि आप तब तक उसका क्वाथ बनाएं जब तक आपको ये एहसास, यानी क्वाथ जब हम बनाते हैं तो निश्चित रूप से जो है, जो द्रव्य हम लेते हैं, जिसका क्वाथ बनाते हैं, उसके गुण तो आ ही जाते हैं उस क्वाथ में, रस में। लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमने क्वाथ का निर्माण करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि उन द्रव्यों के गुण जो है वो उस क्वाथ में आ जाए। उसके बाद ही आप उन द्रव्यों को वहां से हटाएं, यानी अलग करें या छानें, ये इसका। आगे कहते हैं अगला, यानी आपने क्या, जी जी सर ये इसमें जो दिया है, सर जो इसमें जो दिया है कि इन सब द्रव्यों का क्वाथ बनाना है और इतने मतलब 500 आंवले कपड़े में बांध करके और फिर उसी में पकने के लिए डाल देना है। तो सर जब हम पकने के लिए डालेंगे तो जो क्वाथ बनना है उसका गुण आंवलों में आ जाएगा, और जो आंवले हैं वो पकेंगे तो उनका गुण द्रव्यों में चला जाएगा, है ना ये सर? भी ऐसे है, ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक प्रकार से ये कर सकते, तो मतलब निश्चित रूप वेस्टेज से नहीं होगा, अलग से अगर हम आंवला उबालेंगे तो वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए किया गया है, ताकि आंवले का गुण जो है, आंवले का गुण इन रस द्रव्यों में आ जाए और आंवला शून्य भी हो जाए, है ना। हाँ, ये और ये जो एक्सप्लेनेशन आंवले क्या का है, ये ऐसे अलग एक्सप्लेनेशन से में, करेंगे, ऐसे हाँ ये अलग से एक्सप्लेनेशन आंवला में, उबालेंगे तो पानी फेंकेगा तो उसका रस भी चला जाएगा, कषाय रस भी चला जाएगा पानी फेंकने के। तो बिल्कुल बिल्कुल द्रव्य बिल्कुल का गुण बिल्कुल सही द्रव्य कहा में ही आपने। रहेगा। तो ये एक्सप्लेनेशन तरीका बताया है, एक तरीका जो है यहाँ पर, जी, जी, ये तरीका विमर्श में लिखा हुआ है, तो कि आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि आप 500 जो है मध्यम साइज के आंवले ले लें, उसकी पोटली बना के आपको उन्हीं जो क्वाथ के जो द्रव्य बनाए उसमें डुबा के आप उसी में शून्य कर लें, ये है। तो ये वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो ये अगली लाइन हम पढ़ते हैं, तंचा आम्लकम धृत्य निष्कुलम तेल सर्पिश। आगे क्या कहते हैं, आगे पढ़िए इसका अगली लाइन जी। तच्चामलकम धृत्य निष्कुलम तैल सर्षिको। जी, अब कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि जब आपने क्या किया, जब आपने गुठली अलग कर ली और अब आपने घिस करके जो है वो जो उसकी लुगदी है उसको आपने अलग कर लिया, रेशे को आपने, तो फिर उसमें से भी आपने जो रेशे वाला पार्ट है, फाइबर वाला पार्ट है, क्योंकि पल्प में फाइबर वाला भी पार्ट है, तो आप उसको जो है अलग कर लें, यानी केवल आपके पास पल्प बच जाए। तो फिर कहते हैं कि जो जो आपके पास बुद्धि बची है, जो पल्प बचा हुआ है, निष्कुलम तैल सर्पिशो हो, यानी कि आपने क्या करना है, अब आपने उसको आपने क्या करना है,
तो उसको भूनना है, भूनना है। कैसे भूनना है, तो कह रहे हैं इसमें इसमें कहते हैं कैसे भूनना है। फिर अगली लाइन में एक्सप्लेन किया है भाई कितना तेल लेंगे, कितना घी लेंगे हम भुने के लिए। क्लियर। तो इसमें अगला लाइन पढ़ते हैं, आगे आगे अगली लाइन देखिए आप। कहते हैं यहाँ पे पलम द्वादशकम के भ्रष्टवा दत्वा चार्धतुलाम भिषका। पढ़िए इसको, पढ़िए मैडम। फल द्वादशके दृष्ट्वा दत्वा च अर्धतुलां भिषक। हाँ, यहाँ कहते हैं द्वादश फल, यानी दोनों की जो मात्रा है वो 12 फल होनी चाहिए कुल, यानी किसकी, तेल और सर्पी की, यानी कि घृत और तेल मिला के 12 फल, यानी कि हमें 6 फल लेना है। तो 6 फल, यानी 6 फल हमने गोघृत और 6 फल तेल। तेल के अर्थ अगर जहाँ पर नहीं लिखाया हुआ है बंसल साहब मैडम जी, तो वहाँ हम सब जानते हैं मंदाकिनी मैडम की तिल तेल के बारे में कहा। तिल तेल और गोघृत हमने बराबर मात्रा में 12 फल यानी 6 फल लेकर के, अब जो वो फाइबर निकाले हुए जो आंवले का, जिसमें आपने वो क्वाथ द्रव्य के भी गुण आ गए, उसको आपने जो है भूनना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, और ये आप सब ने देखा होगा। आगे क्या कहते हैं, अगली लाइन पढ़ते हैं, है ना। तो लिखा है मत्स्य पिंड गया पूताया लेहवत साधु साधये। पढ़िए, पढ़िए मैडम, क्या बात। मत्चंडिकायाः पूताया लेहवत् साधु साधयेत्। जी, यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आप इसको इतना भूने, इतना भूने कि वो देखने में कैसा लगे, मत्स्य पिंड का आया, मछली के समान पिंड। यानी अगर आप, पता नहीं आपने देखा नहीं है, भुनी हुई मछली जो होती है वो हल्की सी येलोइश कलर की हो जाती है, उसकी कलर के समान आ जाए ये। और आगे कहते हैं कि उसकी यानी कि आंवला का वर्ण जो है ना हल्का सा येलोइश और टिंट हल्का सा रेडिश लिए हुए हो जाए। ये पिस्टी बनाने का तरीका है, आप सबने देखा होगा, बहुत भूनना पड़ता है इसके लिए, इतनी आसानी से नहीं होता। लगातार कड़छुल से भूनते रहना पड़ता है, भूनते रहना पड़ता है, भूनते रहना पड़ता है, तब तक भूनते रहना पड़ता है जब तक कि उसका जो कलर है मत्स्य पिंड का आया पूताया, यानी कि वो मत्स्य पिंड के समान यानी हल्की सी लालिमा लिए हुए युक्त ना हो जाए। ये यानी उसका बादामी कलर होता है, मैंने देखा है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अगर वो देखा होगा जो पिष्टी बनाते हैं, उस पिष्टी का कलर स्मिता जी, आशा जी, बंसल जी, अगर आपने देखा होगा तो आप देख सकते हैं उसका हल्का जो कलर है वो बादामी कलर का हो जाता है। वो लगातार लगातार भूनते 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 तब तक भूनना है, जलाना नहीं है, तब तक भूनना है जब तक उसका रंग जो है वो इस प्रकार का ना हो जाए, ये बताया है यहाँ पे। तो अगली लाइन यानी कि उसका जो अवलेह के फॉर्म में हो जाता है, पिष्टी के फॉर्म में हो जाता है, और उसका कलर हल्का बादामी कलर का हो जाता है। अगला हम पढ़, तो यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक एकदम समझ में आ गया। ये द्रव्य लेने हैं, द्रव्यों का क्वाथ बनाना है, 500 ताजे आंवले मध्यम प्रमाण के लेने हैं, उनको हमने पोटली बना के उसी रस में डुबा देना है, ताकि हमारा जो आंवले का गुण भी रस उस रस में आ जाए और रस में आंवले के गुण आ जाए। और अभी फिर बाद में जो आंवला जो है हमने उसके रेशे वाले पार्ट अलग कर लेने हैं, और जो बुद्धि वाला पल्प वाला पार्ट है उसको हमने भूनना है, तब तक भूनना है, तब तक भूनना है जब तक उसका जो कलर है वो हल्की लालिमा या बादामी कलर का ना हो जाए। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। के बाद अगली जो लाइन है, षटफलम मधुनाश्चात्रम सिद्ध सीते प्रदापये। पढ़िए इसको। षट्फलं मधुनश्चात्र सिद्ध सीते प्रदापये। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये तो आपने कर लिया, आपने ये सब प्रक्रिया कर ली, आपने भून भी लिया उसको, सब कुछ कर लिया। आगे कहते हैं कि षटफलम मधुनाश्चात्रम सिद्ध सीते प्रदापये। अब आपने कह रहे हैं कि इसमें जो है मधुनश्चात्र सिद्ध सीते प्रदापये के बाद अगली लाइन भी पढ़ लेते हैं। इसके अगली लाइन है चतुष्फलम तुंगाक्षीरिया पिप्पली द्विफलम तथा। इसको भी पढ़ लीजिए, तो मिला के जब सूत्र होगा तो अच्छा रहेगा। चतुष्फलं तुंगाक्षीर्याः पिप्पली द्विफलं तथा। और अगली लाइन भी पढ़ लेते हैं क्योंकि एक सब कंबाइंड है ये। फलमेकम निदध्याश्च त्वगेला पत्र केसरा। पढ़िए। फलमेकं निदध्याश्च त्वग एला पत्र केशरात्। इत्ययं च्यवन प्रासः परमुक्तो रसायन। यहाँ च्यवन प्रास शब्द आया है, पढ़िए अगली लाइन, लास्ट लाइन। च्यवन प्राशः परमुक्तो रसायनम्।
अब यहाँ पे जो कह रहे हैं कि आपने ये जो काढ़ा आपने काढ़ा बनाया, इसमें यहाँ पे बताया है कि काढ़ा में यहाँ पे कह रहे हैं कि आप यहाँ इसमें आप जो है वो खांड मिलाएं, खांड की बात करी जा रही है, चाशनी मिलाएं और चाशनी बनाएं, इसकी चाशनी बनाएं और चाशनी को भुने हुए आंवले में मिलाकर फिर उसको पकाएं। आंवले को, जो आंवले की जो आपने पिष्टी बनाई थी उसको फिर आप मंद मंद आंख में पकाएं। यहाँ पे चूंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजों को एक्सप्लेन किया गया, अगर आप मूल रूप से सूत्र में देखें तो कहीं पर भी जो है वो ये उल्लेखित नहीं है कि इसका मतलब ये है कि मैडम यहाँ पे हमको ये समझ में आता है कि जो मूल रूप से जो च्यवनप्राश जो बनता है उसमें आप भले ही देख लें कहीं पर भी खांड शब्द का या चीनी का, चाशनी का मुझे नहीं लगता है कहीं पर उल्लेख है। देखिए आप, कहीं लग रहा है? यानी जो च्यवनप्राश बनेगा ये टेस्ट में अच्छा नहीं, 100% कसैला होगा ये निश्चित रूप से। भाई ठीक है, शहद है उसमें, लेकिन जो च्यवनप्राश लेते हैं उस च्यवनप्राश में जो मीठापन है, जो एक प्रकार से शुगर कंटेंट है, वो ज्यादा डाला जाता है इस वजह से, ताकि वो लेने में जो उसको एक कमर्शियल उसका एंगल है। लेकिन मूल रूप से सूत्र में अगर आप देखें तो कहीं पर भी ये उल्लेखित नहीं है कि आप इस प्रकार से उसमें इतना गुना आप चीनी डाल के चाशनी बनाएं। और यहाँ पे विमर्श में लिखा है कि आप इसमें छने हुए क्वाथ में 50 पल खांड लिखा है, यानी शर्करा ही है वो, खांड बनाकर चाशनी बनाए। चाशनी आप जानते हैं तार निकलते हैं उसमें से, चाशनी बना के आप फिर जो आपने पिष्टी बनाई थी भुने हुए आंवले की, उसको आपने उसमें चाशनी में डाल के फिर मंद मंद आंच पर पकाना है। और अगली लाइन में कहते हैं कि उसी में लिखा है कि यहाँ पर निश्चित रूप चतुष्पलम तुंगाक्षीर या पिप्पली द्विपलम तथा, फिर आप उसमें जो है वो तुंगाक्षीरी आप जानते हैं किसको बोलते हैं? वंशलोचन के लिए आता है तुंगाक्षीरी। तो इसमें आप जो है वो जब वो शीतल हो जाए, इस लाइन में केवल इतना ही लिखा है सिद्ध सीते प्रदापय, यानी आप षटपल मधु मिलाएं और सिद्ध सीते प्रदापय, तो उसको हल्का सा ठंडा होने दें और फिर बाद में चतुष्पलम तुंगाक्षीर या पिप्पली द्विपलम तथा, फिर उसमें 4 पल तुंगाक्षीरी मिलाएं और पिप्पली द्विपलम तथा, पिप्पली उसमें 2 पल की मात्रा में मिला के पलम एकम निदधास्यला पत्र की सरा, और फाइनली उसमें यानी कि लिखा है 4 पल वंशलोचन, 2 पल पिप्पली, इलायची का जो है इलायची, दालचीनी, आगे त्वगेला, और आगे देखिए पत्र केसरा, तेज पत्र, नाग केसर, इन सबको 1 पल की मात्रा में इन सबों का निश्चित रूप से प्रक्षेप के द्रव्य के रूप में आप मिला के उसमें ऊपर से मिला के उसको चला दें। ये लिखा है इस प्रकार से इत्ययम च्यवनप्राश परमुक्तो रसायन, इस प्रकार से ये च्यवनप्राश नाम का परमुक्तो यानी कि ऐसा रसायन जो आपको मतलब आपको एकदम कहते हैं ना कि नवजीवन देने वाला, या फिर हम कह सकते हैं रसायन के गुणों द्वारा पर मुक्तो यानी एक प्रकार से मुक्त करने वाला, पर अपर से, कितना बढ़िया इसका जो है वो एक प्रकार से वो दिया हुआ है, उपमा दी है, पर मुक्तो रसायन, ये रसायन आपका बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो है विमर्श में ऐड की हुई है, यानी कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें चर्चा कर सकते हैं हम लोग कि कहीं पर भी इसमें जो है इतनी मात्रा में आप खांड लें या चाशनी बनाएं, कहीं पर भी इस मूल सूत्र में उल्लेखित नहीं है। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और लेकिन ये सभी जो है ये हमने अभी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को लिया है। कुछ आपको इसमें बताना हो तो बताइए। हमारे आधे घंटे का सत्र है, हमने ये पूरा सूत्र पढ़ा, एक बार मैं फिर ये सूत्र पढ़ देता हूँ। बिल्वो अग्निमंथ बिल्वो अग्निमंथ शोनाकः काश्मरी पाटली बला श्रृंगी तामलती द्राक्षा जीवंती पुष्करा गुरु अभया चामृता रिद्धि जीवकर्ष बहुसटी मुस्तम पुनर्नवा मेधा शैला चंदन फलम विराई वृषमूलानि काकोली काकनासिका येषां फलोन्वितान् भागा छादन्य आम्लकस्य च पंचदध्याद दैकर्भ्यम जलद्रोणे विपाचय, एक द्रोण जल लेना है बताया, ज्ञात्वा गत रसान्यम तान्य औषधन्यथम तम रसम, जो ये गत रसान्य यानी जो अभी जो बताई थी अभी मैडम मंदाकिनी जी ने, किस प्रकार से पोटली बना के उसके गुण भी रस में आ जाए, इस बात को जो है चक्रपाणी ने लिखा है, गत रस को एक्सप्लोर किया उन्होंने, और उन्होंने लिखा है कि ये एक प्रकार से हम इसको मिनिमाइज करने के लिए जो मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम एफर्ट जिसको कहते हैं, वो करने के लिए ऐसा किया है।
और ताकि उसमें सारे गुण आ जाए। और तच्चा आम्लकम अधृत्यम निष्कुलम तैल सर्पिष्ट, फिर आपने उसको जो आपकी आंवले की लुटी है, जो जिसमें आपके क्वाथ के भी गुण आ गए हैं, रस के गुण आ गए होंगे, उसको आपने पला द्वादश के भ्रष्टा दत्वा चार्धतुलाभिषेकम, उसको आपने जो है इस प्रकार से 12 पल यानी घी और तेल दोनों 6 पल लेकर के आपने उसको भूनना है। कब तक भूनना है? तो मत्स्य पिंड गाया पूताया लेहवत साधु साधये, जब तक कि वो मत्स्य पिंड के कलर के समान, लेह के समान न बन जाए, लेह के समान न बन जाए, साधु साधये, यानी आपको अब लगे कि हाँ ठीक बन गया है और सिद्ध हो गया है, तब तक आपने उसको भूनना है। छठफलम मधु मधुन शास्त्रम सिद्ध सीते प्रदापय, लिखते हैं कि 6 पल फिर आप उसमें मधु मिलाएं, शहद मिलाएं और फिर उसे सिद्ध शीत अपने आप उसे शीत होने दें। और चतुष्पलम तुंगाक्षीरिया पिप्पली द्विपलम तथा, फिर उसमें चतुष्पल जो है वो तुंगाक्षीरी वंशलोचन, पिप्पली 2 पल, फलम एकम निदध्याच त्वगेला पत्र केसर केसरा। यहाँ पर इसके बाद बताएं कि उसमें 1 पल जो है आपने इस प्रकार से त्वगेला, वंशलोचन, पिप्पली, इसमें 4 पल जो है 6 आपने क्या क्या कर मिलाना है, तो इसमें प्रक्षेप द्रव्य के रूप में आपने 6 पल मधु, 4 पल वंशलोचन, 2 पल पिप्पली और इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, नाग केसर, ये सब 1-1 पल, इन सब का जो कपड़ छन चूर्ण है ये आपने प्रक्षेप द्रव्य के रूप में मिलाना है। और कहते हैं कि इत्ययम च्यवन प्रासा पर मुक्त रसायन, जिनको तैयारी करते हैं जो पीजी के लिए, उनको ये बात यहाँ पर लास्ट रेफरेंस में ये बताया है कि ये च्यवनप्राश जो है वो पर मुक्त रसायन है। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि आचार्य ने किस रसायन को परमुक्त रसायन कहा है, तो वो च्यवनप्राश के लिए आया है। और च्यवनप्राश शब्द भी यहाँ पर आया है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि इस रसायन औषधि का सेवन ऋषि च्यवन ने किया था, उसकी एक अलग ही कहानी है, आप सब जानते हैं, पढ़ा होगा आपने, तो उस कहानी पे हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे केवल चरक संहिता पर ही हम रहेंगे। तो आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ किसी को बताना हो तो बता सकते हैं, प्रणाम कुछ सर, भी अपने प्रणाम सभी को। एक्सपीरियंस शेयर करना हो, किसी ने च्यवनप्राश बनाया हो, जी बताइए बताइए यस सर, बताइए मैडम। यस सर, हमने भी कॉलेज में च्यवनप्राश बनाया है। और जैसे आप बता रहे वैसे ही उसमें जो है ना उसी तरीके से है। और जब हमने कॉलेज वाला च्यवनप्राश टेस्ट किया तो सर जो मार्केट में मिलता है उसमें और कॉलेज वाले में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत अच्छी है, प्लस क्या है सर, टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता जितना कि मार्केट वाला। ऐसा लगता है कि वो तो जैम की तरह खा रहे हैं। बट कॉलेज वाले में जो है ना थोड़ा सा कशैला जरूर आता है और वो एंटायरली डिफरेंट है सर। मतलब ये हमने भी अपने कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में कई बार बनवाया गया है। क्योंकि क्योंकि अगर आप इस सूत्र पे विचार करें, अगर आप सबके सामने आपने सबने सूत्र पढ़ा है, मैडम वंदना जी, स्मिता जी, आशा जी, आदित्य जी, वहीं पर भी इसमें खांड का कहीं पर आया है? देखिए आप, कहीं पर इसके मूल सूत्र में खांड आया है क्या? देखिए आप मैडम वंदना जी, देखिए मैडम, कहीं खांड नहीं आया, चाशनी का उल्लेख ही नहीं है इसमें, सर कहीं कहीं पर भी भी नहीं आया। कहीं यस नहीं सर, आया कहीं भी चाशनी नहीं का है। उल्लेख, कहीं नहीं है। आप देखिए ना, आप सूत्र, इसलिए तो हम चरक के सूत्र पढ़ रहे हैं, कारण ये कि हमको ये पता होना चाहिए कि है क्या। कहीं पर भी ये नहीं आया कि आप चाशनी बनाएं। ये विवर्स में लिखा है, तो ये विवर्स में इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऐसा हम लोग करते हैं इसलिए लिखा है वहां पे, लेकिन मूल सूत्र में कहीं नहीं है कि आप चाशनी बनाएं, चाशनी में आप फिर इसको मिलाएं, पिष्टी को मिलाएं और धीरे धीरे पकाएं, ऐसा कहीं उल्लेखित नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमने जो अभी जो च्यवनप्राश हमारे बाजार में उपलब्ध है, ये पूरी तरह से कमर्शियल है। इसीलिए ये च्यवनप्राश, देखिए इस च्यवनप्राश का सेवन जो है रसायन औषधि के सेवन के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। और रसायन औषधि का सेवन किसके लिए इंडिकेटेड है? तो जिनमें जरा और व्याधि, जरा यानी जो वृद्धावस्था, या फिर इस प्रकार की व्याधियां, जैसे आप जानते हैं बहुत सारी ऐसी व्याधियां हैं जिनमें हमारी जो है वो इम्यूनिटी लॉस होती है, बल कम हो जाता है, रसायन गुणों के विपरीत गुण पैदा हो जाते हैं वहां का। लेकिन आज का च्यवनप्राश तो बच्चों को भी देने के लिए कहा जाता है, प्रचार करके। मंदाकिनी मैडम कुछ कहना चाहते? जी बोलिए सर, ये मैडम। जो आजकल मार्केट में रसायन च्यवनप्राश आ रहा है, उसमें सर सोना चांदी मकर प्राश के नाम से आ रहा है। सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज इनके टेस्ट भी अलग ही हो जाते हैं ना, वो बड़े खाते बनते हैं ना छोटे खाते बनते हैं। तो सर यहाँ पे हमारे वैद्य लोग क्या, चरक का ही एक आचार्य चरक का ही एक सूत्र लगाते हैं कि युक्ति को जानने वाला चिकित्सक श्रेष्ठ होता है। तो इसीलिए उसमें रस औषधियों का या प्रक्षेप द्रव्य के रूप में जो है इस प्रकार से स्वर्ण है, मकर ध्वज है, इन सब की भस्म या इनके जो अर्क वर्क है इनका उपयोग करते हैं।
इसका ये मानते हैं कि इससे उसकी एफिशिएंसी और उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है, और इस प्रकार से ये विभिन्न हम लोगों में इसको दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गोल्ड जो है, गोल्ड के माइक्रोफाइन गोल्ड के जो पार्टिकल्स है, ये मॉडर्न मेडिसिन भी जान मानती है इस बात को कि वो हमारे तमाम सारे चैनल से जो होते हुए, वो माइक्रो चैनल से होते हुए टारगेट ऑर्गन्स पर पहुंचते हैं, ये ऐसा माना जाता है। और इस प्रकार से ये युक्ति लगा करके वो इस प्रकार से बनाते हैं च्यवनप्राश। मुझे लगता है कि ये अगर मूल रूप से जो च्यवनप्राश जो यहाँ पे सूत्र में बताया है, जो ये हमने पढ़ा है, यदि ये बनाया जाए तो मंदाकिनी मैडम जी, हमें नहीं लगता है कि हमें इसमें कुछ और डालने की जरूरत है। सर एक चीज और लगती है, जो ये इस प्रकार से च्यवनप्राश बनाया गया है, ये हम बच्चों को भी दे सकते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है, लेकिन जो रसायन वाले जिसमें मकर प्राश है, स्वर्ण है, तो वो हम छोटे बच्चों को हाँ, शायद वो भी चाटन दे के लिए सकते हैं, नहीं दे लेकिन सकते, बच्चों में तो थोड़ा सा ये रीजन है आई थिंक। नहीं दे सकते हैं। पर इसमें दिक्कत क्या आएगी कि अगर आप देखेंगे तो इसमें अधिकांश जो द्रव्य हैं, इनका जो रस, जो गुण है, ये शायद टेस्ट के अनुरूप ना रहे, हो सकता है बच्चे को, लेकिन हम मात्रा के हिसाब से अगर बच्चा चाटन कर लेता है तो हम दे सकते हैं। जी मैडम, वंदना मैडम, आप कुछ बताइए इसमें जो ये इतना था कि सर जब जब भी हम कोई भी मतलब ये ऐसी बनाने चलते हैं औषध, तो हम लोगों को, जैसे आपने बोला जीवनीय गांठ, तो मुझे जीवनीय घृत बनाना आपकी था मुझे, आवाज में। और जी जी तो बहुत सारे उसमें वो नहीं मिले, मतलब जो जी जीवनीय गण जैसे हम ढूंढने चलते हैं तो सारे जीवनीय गण नहीं मिलते, इसी जी प्रकार सारी औषधियां नहीं मिलती। तो जैसे उन्होंने बोला हुआ है इसके अंदर इतनी है, तो और इनकी मात्रा इतनी इतनी है, तो जो अवेलेबल है उन्हीं का बना लेना चाहिए, या जो है अवेलेबल उस उनको उनको मान करके उतनी ही क्वांटिटी उनकी बढ़ा लें, या उनके समकक्ष जो दूसरे हर्ब्स हैं द्रव्य है। जी उनको उसमें ऐड कर दें। जी, क्योंकि क्योंकि ऑल्टरनेट द्रव्य की भी बात होती है, जो द्रव्य उपलब्ध नहीं है उनके आप ऑल्टरनेट द्रव्य ले सकते हैं, बशर्ते कि वो द्रव्य ताजे हों, आपको निश्चित हो कि ये द्रव्य जो है वो प्रॉपर है, उनका मतलब जो गुण है वो गुण उसमें वर्तमान है ना मैम। जी। और तो इस जैसे प्रकार स्वर्ण से प्राशन में, काश्यप जी संहिता में जी मैम। केवल स्वर्ण और मधु लिखा है, पर बाद में युक्ति पूर्वक उसमें वचा गिलोय ये सब ऐड किया गया बच्चों के लिए। तो उसी प्रकार ये जो मकर प्राशन आ रहे हैं, या स्वामला आ रहा है, या जो भी आ रहे हैं, मैडम अभी जैसे बता रही थी, तो आप जो जी युक्ति बता रहे हैं, वो जो नए वैद्य हैं वो अपने अनुसार उसको सोच के उसको डाल बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे आचार्य चरक का एक ये भी हमें सूत्र याद रखना चाहिए, जो उन्होंने आगे वर्णन किया है कि अल्पमात्रम महावेगम बहुदोषहरम सुखम, हालांकि ये मदनफल के संबंध में, लेकिन औषधि, अब हम क्वांटिटी ज्यादा देना कोई अच्छी चीज नहीं है। मैं इस बात के बहुत सख्त अपोज में रहता हूँ कि हमने 20-20 गोली कोई आयुर्वेद की गोली के नाम पे खानी, भोजन थोड़ी करना है। आचार्य चरक ने ये भी कहा कि अल्प मात्रम महावेगम बहुदोषहरम सुखम, लघु पापु सुखम स्वादु प्रेरणम व्याधिनाश। जो दवा, जो औषध, चाहे रसायन के लिए दे रहे हो, चाहे किसी औषधि में शमन के लिए दे रहे हो, अल्प मात्रा में, जिसकी मात्रा कम दें, लेकिन अल्प मात्रा महावेगम, लेकिन उसकी पोटेंशियल बहुत अच्छी हो, बहुदोषहरम सुखम, और उसका टारगेट, जो हमारा टारगेट है बहुदोषहरम, जो हम जिस उद्देश्य दे रहे हैं वो उसको सुखपूर्वक वो हल करे, बहुदोषहरम सुखम, लघु पाकु, पचने में आसान हो, सुखम स्वाद हो, स्वाद में भी बढ़िया हो, प्रीडन करे और व्याधि का नाश करे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा ऐसा नहीं है कि हमने जो है, हम युक्ति लगा सकते हैं और हम उसको युक्ति लगा के, लेकिन अब युक्ति का अर्थ ये भी नहीं है मैडम कि अभी हमारे एक मित्र हैं गुजरात के, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने च्यवनप्राश का जो है वो जो है मेरे को भेजा था उन्होंने, मैं मना नहीं कर पाया, उन्होंने जो है टॉफी भेजी थी, चॉकलेट भेजी थी। तो क्या आपको लगता है इसमें कि हम इस प्रकार से बिस्किट्स बना रहे हैं, चॉकलेट्स बना रहे हैं? आप सबके समक्ष मैं बस लास्ट में एक प्रश्न पूछता हूँ कि क्या ये आपको लगता है कि इसका जो प्रयोग है जुडिशियस प्रयोग है, कि हम उसके बिस्किट्स बनाएं, उसके हम चॉकलेट्स बनाएं, जो बाजार में आ रहा है? जी, लास्ट में आपसे एक इस पे चाहूंगा मैं कमेंट आप लोगों से। मैडम वंदना जी आप भी बता दीजिए, आशा जी बता दीजिए, जो च्यवनप्राश के बिस्किट्स आ रहे हैं, च्यवनप्राश की टॉफियां आ रही है, च्यवनप्राश के जो चॉकलेट्स आ रहे हैं, क्या ये जुडिशियस यूज है इसका? हमें लगता है कि शास्त्रीय जो शास्त्रोक्त है
उसको आप तो वचन मानकर हमको उसी फॉर्म में यूज करें तो ज्यादा बेटर है। जोशी बहुत सर। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नहीं सर, धन्यवाद आप। एक्चुअली च्यवनप्राश की सर टॉफियां और बिस्किट का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए नहीं बनता सर कि क्योंकि जो हम हाँ, बोलिए च्यवनप्राश बोलिए। करते हैं वो हमारी चम्मच की मात्रा होती है, और जो टॉफियां हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है, प्लस प्लास्टिक का यूजेस होना, तो ये सारी चीजें भी बच्चों को देना, और फिर वो अगर एक तरह से हम डब्बा बार बार खोलते हैं तो उसमें हवा लगती रहती है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई जो बना रहता है, लेकिन वो अगर एकदम रैप कर दी जाए तो वो कहीं ना कहीं फिर से फंगस भी लगने लगेगी। तो क्योंकि आजकल हम चॉकलेट भी खाते हैं तो जी। कई बार देखते हैं कि इसमें डेट एक्सपायरी हो गया होता है, ये सारी चीजें सर मायने रखती हैं। तो और च्यवनप्राश को कभी भी इसमें नहीं जी, लिखा है कि जी। आप इसको प्लास्टिक के डब्बे में रखें, इसमें अमृतवान या किसी ऐसी चीजों में रखने के लिए, तो सर ऐसे ही है। तो ये हमने इस प्रकार से आज च्यवनप्राश रसायन के बारे में चर्चा की। हमने आज सूत्र 63 से 69 किया, हमारे आधे घंटे का सत्र है और ये 45 मिनट तक चल गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो, और हम फिर अगले रविवार हम इसके अगले सूत्र को करेंगे। यदि आपको इसमें कुछ और भी ऐड करना हो तो अगले हम रविवार आपसे मिलेंगे। आप सबको प्रणाम, आप सबका दिन शुभ। नमस्कार। 9 o'clock को शुरू हुआ क्या? नहीं नहीं, हमने हाँ? 8:30 को करते हैं, 8:30 एक- है ना, 8:30 आधा घंटा बस, ज्यादा नहीं, आधा घंटा। सर मैं ये कह रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी क्या सर? हाँ सब मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, ये लाइव जा रहा है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं जी। थैंक जी यू। सर।